I am Randhir Kumar, Faculty of Mathematics. Today I discuss complex number for 11th class. Complex number, a number of the form a plus ib is called complex number. A number of the form a plus ib is called complex number. It is denoted by z और c. कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कैपिटल लेटर c या z से इसे इंडिकेट किया जाता है. तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी. यहाँ a रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट, और इसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट को हम लोग आर ई जेड कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में आई एम जेड कहा जाता है. इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है. उससे पहले हम लोग ये देख लें कि यहाँ पर a एंड b बोथ आर रियल नंबर. यहाँ a और b दोनों रियल नंबर है. फिर से देख लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह a प्लस आई बी का फॉर्म होना चाहिए, और इसे z या कैपिटल C से इंडिकेट किया जाता है. मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का जो फॉर्म है उसमें a और b बोथ आर रियल नंबर, और a यहाँ रियल पार्ट है और आई बी यहाँ इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ रियल पार्ट आर ई जेड, अगर कोई पूछे कि इसमें क्या है तो a है, और आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछे तो क्या है तो यहाँ b है. i का जो मल्टीपल है उसको इमेजिनरी पार्ट कहें. अब जैसे देखिए 5 है, इसको हम यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो 5 को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो यह हो जाएगा 5 प्लस 0i. यह फॉर्म में आ गया a प्लस आई बी का फॉर्म में. अगर -5 है तो इसको भी लिख सकते हैं -5 प्लस 0i. अगर यहाँ पर 2i है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 प्लस 2i. यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. इस तरह आपने देखा कि कोई भी नंबर रियल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस 0i. तो यहाँ पर √3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जितने सारे रियल नंबर हैं वो सब ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है. आप देखिए 0 को भी हम ले सकते हैं 0 प्लस 0i. यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ले रहा है. तो जो भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लेगा तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा. इस तरह आपने देखा कि किसी भी रियल नंबर, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें सबसे बड़ा नंबर था रियल नंबर, लेकिन अब उससे भी बड़ा नंबर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो टोटल हुआ ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको एक्सप्रेस करके बतला दिए. और उसके अलावा अब यहाँ पर देखें कि z इज इक्वल टू -3 प्लस 5i है. तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है. इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एरिया रियल नंबर से कई गुना ज़्यादा है. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें आप एक कहेगा कि आर ई जेड बताइए, तो यहाँ आर ई जेड -3 है और यहाँ पर आई एम जेड यहाँ पर 5. अब हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देख रहे हैं कि यह x है, यहाँ पर y. सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P. तो यहाँ पर P यह z को इंडिकेट करता है. तो यहाँ पर a पार्ट जो है वह रियल पार्ट को इंडिकेट करता है, यानी आर ई जेड को हमें यहाँ रखना है और यहाँ पर आई एम जेड को रखना है. जैसे z इज इक्वल टू हुआ x प्लस आई वाई. तो यहाँ पर x हो गया और यह डिस्टेंस y हो गया. यही कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कि अगर कोई पॉइंट P लेते हैं
तो उसका फॉर्म आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म x प्लस आई वाई है। तो यहाँ x जो रियल पार्ट हुआ उसे x एक्सिस पर लेंगे और इसका जो इमेजिनरी पार्ट y हुआ उसे y एक्सिस पर लेना। यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब हम लोग आते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इफ आई रिप्लेस्ड बाय माइनस आई in any complex number या in any z is called conjugate of complex number and it is denoted by, इसे जेड बार से इंडिकेट किया जाता है। फिर से आप देख लीजिए, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि कोई भी इफ आई रिप्लेस्ड बाय माइनस आई इन एनी जेड, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जेड इज इक्वल टू 3 -3 और -2i, तो यहाँ पर जेड बार क्या होगा? तो यहाँ आई के प्लेस पर -i रखना है, यहाँ -i रखें तो यह हो जाएगा -3 + 2i। तो यहाँ पर आपने देखा कि जेड अगर आपका -3 - 2i तो यहाँ पर केवल i के प्लेस पर -i से रिप्लेस कर देंगे तो यह जेड बार हो जाएगा, यानी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह होगा -3 + 2i। इस तरह आपने देखा कि इफ, फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर 5 का हमें कंजुगेट लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 0i। अब हम लोग इसका जेड बार निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5 - 0i और इसको फिर से 5 लिख सकते हैं, इसलिए जेड इज इक्वल टू जेड बार हो गया। ए कब? इफ जेड इज प्योरली रियल, या प्योरली रियल होगा तो यह जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा। दूसरी बात कि इम्प्लाई दैट यहाँ पर जेड नाउ जेड इज इक्वल टू 2i है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 + 2i। तो यहाँ पर जेड बार क्या होगा? 0 - 2i, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा -2i। इस तरह आपने देखा कि जेड की वैल्यू यह -z बार के इक्वल हो, -z बार के इक्वल हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह प्योरली रियल होगा तब जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा, अगर यह प्योरली इमेजिनरी होगा तो जेड इज इक्वल टू -z बार होगा। यहाँ लिख देते हैं कि इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी। फिर से देख लीजिए कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में i के प्लेस पर -i से रिप्लेस करेंगे तो यह कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसे जेड बार से इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड बार की वैल्यू -3 + 2i। अगर यह जेड को एक प्योरली रियल लेते हैं, इफ जेड इज प्योरली रियल, तो यहाँ पर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 0i, तब इसका जेड बार कंजुगेट निकालेंगे तो यह 5 - 0i है,
-0 i नथिंग, तो यह 5 आ गया। इसका मीनिंग है कि जेड बार की इक्वल है, दोनों जेड और जेड बार की वैल्यू दोनों सेम है। ये कब होगा? जब जेड इज प्योरली रियल। अगर हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो जेड इज प्योरली इमेजिनरी, उस केस में इसको राइट कर सकते हैं 0 + 2i, तो जेड बार की वैल्यू 0 - 2i होगा, और इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं -2i। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेड की वैल्यू 2i है और जेड बार की वैल्यू -2i है, माइनस का डिफरेंट है, इसलिए जेड इज इक्वल टू -जेड बार होता है। कब? जब जेड इज प्योरली इमेजिनरी। अब यहाँ आप देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें फर्स्ट है कि Z1 और +Z2 अगर इसका होल बार लिया जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Z1 बार +Z2 बार, अलग अलग हो जाता है। सेकेंड नंबर में है कि यह Z1 माइनस अगर Z2 लेते हैं तो अभी यह Z1 और माइनस यह Z2 बार हो जाता है। थर्ड है कि यहाँ पर Z1 × Z2 का होल बार, तो यह Z1 बार और Z2 बार होता है। फोर में है कि अगर Z1 बाई Z2 का होल बार लेते हैं तो यह Z1 बार बाई Z2 बार हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। एक है जो आगे पढ़ावेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि जेड बार की वैल्यू मोड ऑफ Z² होता है। यह मोड पढ़ावेंगे तब क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, नाउ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यह क्या है? तो यहाँ पर z इज इक्वल टू यह है x + i y। सपोज कर रहे हैं कि ऐसा नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x + i y। तो z का जो मोड होता है, इसका फॉर्मूला है कि रियल पार्ट REZ का होल स्क्वायर, REZ का होल स्क्वायर और प्लस IMZ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि REZ क्या है? x है, तो x² और इमेजिनरी पार्ट y है, I नहीं y, तो यहाँ पर y²। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि z मोड की वैल्यू क्या हो गया? x² + y² हुआ। इसी को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि z और z बार हुआ। नाउ तो z यहाँ पर x + iy और z बार की वैल्यू x - iy हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² - i² y²। यह हो गया x² + y²। तो हम इसके प्लेस पर यहाँ से मोड ऑफ z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हो गया कि z बार की वैल्यू मोड ऑफ Z² होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज है कि दोनों का एडिशन में यह इंडिविजुअल हो जाता है। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर यह सेपरेट हो जाता है अंडर सब्ट्रैक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग इंडिविजुअल हो जाता है। फिर डिवाइड में भी यह ऊपर और नीचे बार का साइन आए। और यहाँ z बार की वैल्यू आपने देखा कि z की वैल्यू x + iy है और z बार की वैल्यू x - iy है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + y। और अभी अभी हमने बताया कि नाउ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह z अगर x + iy के फॉर्म में है तो इसका मोड ऑफ z होता है √REZ का होल स्क्वायर प्लस IMZ का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू x² + y²। अब आप देख रहे हैं कि इसका
स्क्वायर करने से आएगा। तो यहाँ मोड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये अपने आप में फॉर्मूला हो गया, जेड बार इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि फर्स्ट में है कि अगर Z1 और मल्टीप्लाई Z2 का मोड अगर हो तो यहाँ पर Z1 का मोड और Z2 का मोड अलग अलग हो सकता है। और डिवाइड में भी अगर Z1 और बाई Z2 का होल मोड हो तो हम लोग इसको Z1 का मोड बाई Z2 का मोड भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का जो मोड है इसका होल स्क्वायर होता है Z1 स्क्वायर, प्लस होता है Z2 स्क्वायर, और प्लस होता है रियल पार्ट REZZ बार, REZZ बार होता है। और सिमिलरली यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर यह हो जाता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 REZ माइनस Z बार। तो यह अपने आप में फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। जब हम मॉडुलस का केस सोल्व करेंगे उस समय हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स ये आर्गुमेंट क्या होता है वो आप देखिए। जैसे यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो हम लोग इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू यह होता है टेन इनवर्स यह y बाई एक्स होता है, y का भी मोड और x का भी मोड हो। यह थीटा कहाँ से आता है तो x को हम लोग r cos थीटा सपोज करेंगे और y को हम लोग r sin थीटा सपोज करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ इसका कि यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा x पार्ट हो गया जैसा कि बताए थे। यहाँ PZ है तो यही यहाँ पर x हो गया, ये y हो गया, यह थीटा है। अगर हम इसे r सपोज करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू यह होगा r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज x बाई r, तो x की वैल्यू r cos थीटा, और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यह y इज इक्वल टू r sin थीटा आ गया। अब यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा सॉरी आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस तरह हम दोनों के स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यह आर की वैल्यू निकलेगा। तब हम लोग यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग तो यह आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, और यहाँ पर आर आर कैंसिल हो गया तो टेन थीटा की वैल्यू यह वाई बाई एक्स है, और थीटा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स
y का मोड ये पॉजिटिव लेना है और x का मोड, यहीं से हमारा एम्पलीट्यूड आता है। फिर से देख लीजिए, ये आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि z यहाँ x प्लस आई वाई है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में p को हम सपोज करेंगे कि यह z को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें रियल पार्ट यह है, इमेजिनरी पार्ट यह है। हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगा वह r cos थीटा होगा। OP को मैंने r कर लिया है और y की वैल्यू r sin थीटा है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर की इक्वल होगा, यानी हमारा ये OP निकल जाएगा। अब हम लोग ऑन डिवाइडिंग करेंगे तो r sin थीटा बाई r cos थीटा दैट इज y बाई x, और tan थीटा की वैल्यू y बाई x है, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, इसको मोड में ले लेना है y को भी और x को भी, हो सकता है कि पॉजिटिव निगेटिव हो, यहाँ पॉजिटिव लेना है, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई x। अब हम लोग आते हैं यहाँ आर्गूमेंट में। आर्गूमेंट क्या है कि हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाएंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जानना भी है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को एज इट इज लिया जाता है जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ावेंगे। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर पाई माइनस थीटा हुआ, यहाँ पर पाई प्लस थीटा हो जाए, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा हो। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ले लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा अगर आएगा थीटा की वैल्यू उसको पाई में से माइनस करेंगे, थर्ड में आएगा तो इसको पाई प्लस थीटा कर लेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2 पाई में से माइनस कर लेंगे थीटा। तो यह आर्गूमेंट का पता हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यह z इज इक्वल टू यह दिया हुआ है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थीटा की जो वैल्यू है यह है tan इनवर्स, यह y 1 माइनस आई हम लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा, 1 माइनस आई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जो है वह रियल पार्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए ये प्लस हो गया, और ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस माइनस का केस आया। तो हम लोग एक चीज़ और देख लें कि अगर यहाँ पर प्लस प्लस का केस है तो इसमें आएगा, यहाँ पर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो इसमें आएगा, और यहाँ पर x और y दोनों निगेटिव है तो इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर x पॉजिटिव और y निगेटिव है तो इसमें आएगा। ये आपको पहले से देखना है कि इसका जो साइन स्कीम है रियल पार्ट का प्लस और इमेजिनरी का माइनस में, तो प्लस माइनस हुआ, इसका मीनिंग है कि प्लस माइनस यह x का प्लस और y का निगेटिव यह फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। तो यहाँ पर हम पहले थीटा निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होता है y बाई एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और y के प्लेस पर यहाँ रखना है, इसकी वैल्यू क्या है -1 का मोड बाई 1 का मोड। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1, और आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1, tan में 1 कहाँ पर होता है पाई बाई 4 में, और तब यहाँ लिखना है कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो इसका जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट इज इक्वल टू यह होगा 2 पाई और माइनस पाई बाई, यानी 4 2 या 8 7 पाई बाई, इसका आर्गूमेंट निकलेगा 7 पाई बाई। तो यह आपने देखा आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड का केस कैसे होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, यह z कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, यहाँ पर आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x होता है। याद रखना ये y इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट और यह रियल पार्ट, दोनों को पॉजिटिव लेना है, मोड का मीनिंग यही हुआ। अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि P को रिप्रेजेंट करता है Z। तो यहाँ पर यह रियल पार्ट x एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पर लेंगे, और एक ट्रायंगल का फॉर्म करेंगे। तो इसमें देखेंगे एक cos थीटा की वैल्यू यह आएगा x बाई आर, तो x की वैल्यू r cos थीटा,
साइन थीटा की वैल्यू आएगा y/r, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। तो इस तरह आपने देखा कि दोनों को स्क्वायरिंग करके हम OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम ऑन डिवाइडिंग, तो यहाँ पर r साइन थीटा में r cos थीटा सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू y/x आए, और tan थीटा की वैल्यू y/x हुआ, इसलिए थीटा इज इक्वल टू जो आपको यहाँ पर बतलाए हैं कि tan इनवर्स y/x आए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें यह x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये y एक्सिस। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट निगेटिव, x एक्सिस निगेटिव और y पॉजिटिव है। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो थीटा निकलेगा उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से थीटा जो पॉजिटिव निकलेगा उसको पाई में से माइनस करना होगा, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट कहें। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू निकाल कर फिर पाई में ऐड करना होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हम लोग 2 पाई में से थीटा को माइनस करेंगे। अब सपोज करो कि एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 - i, इसका आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड निगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड निगेटिव या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका पहले हम लोग थीटा निकालेंगे, तो यह tan इनवर्स y/x आएगा। y की वैल्यू यहाँ -1 है, x की वैल्यू 1 है, दोनों मिलकर +1 हुआ। और tan इनवर्स 1 मीन्स हुआ कि 1 की वैल्यू tan में कहाँ पर है, तो यह π/4 में है, तो tan π/4 हो गया। अब यहाँ थीटा π/4 निकल गया, तब यहाँ देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसलिए इसका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड यह होगा 2π - π/4, और तब इसकी वैल्यू 7π/4 होगी। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है वो आप जानें। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, इसका प्रोसेस आप सीखिए। जैसे z इज इक्वल टू यहाँ पर x + iy का फॉर्म, यहाँ भी थीटा हम लोग निकालेंगे, जैसा कि आपने देखा कि tan इनवर्स y का मोड और बाई x का मोड। यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा कि यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसमें x निगेटिव और y पॉजिटिव है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों निगेटिव है, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एज इट इज लिखा जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर पाई माइनस थीटा करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होता है -π + थीटा करते हैं, और यहाँ पर माइनस थीटा होता है। यहाँ पर फॉर्मूला है कि जो आपका एंगल आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ z इज इक्वल टू या -1 और +i है, सपोज करें यह है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 है। दूसरी बात कि यहाँ x निगेटिव और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अब हम लोग यहाँ पर थीटा निकालेंगे, तो यह होगा tan इनवर्स या y/x इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पर 1
और x की वैल्यू -1 तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और यहाँ भी आ गया π/4। अब यहाँ देखेंगे कि सिंस थीटा लाइज इन, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यह हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस हो जाएगा π/4, तो यह हो जाएगा आपका 3π/4। यानी जो दिया हुआ है आर्गुमेंट, तो उसमें से 2π माइनस करना पड़ता है, उसमें से 2π माइनस करेंगे। कब? जब यह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को सेम रखते हैं। फिर से सुन लीजिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और सीधा आर्गुमेंट रहेगा, तो सीधा आर्गुमेंट में जो है वो आपको याद रखना है थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में यह थीटा और पाई माइनस, ये दोनों सेम रखे। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है -π प्लस थीटा, और यहाँ पर हो जाता है माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो आर्गुमेंट है उसमें हम लोग -2π माने 2π को माइनस करते हैं, और यहाँ भी 2π को माइनस करेंगे तो यह माइनस थीटा हो। इस तरह आपने देखा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और सीधा आर्गुमेंट दोनों में फ़र्क है, यह प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है। ठीक।